चलो आज हम क्लास वापस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हुई थी, एक बार इसको वापस रिवाइज करते हैं। हमने कल प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ तक पढ़ लिया था, वो हम रिवाइज भी कर चुके हैं। सबसे पहले एक बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, वहाँ से पास होता है तो वो राज्यसभा में जाता है, वहाँ से पास होने के बाद प्रेसिडेंट की असेंट मिलती है तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाइड होता है, और वो नोटिफिकेशन में डेट लिखी हुई होती है जब से वो एप्लीकेबल होगा। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ लॉ। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ लॉ इन इंडियन लीगल सिस्टम। तो उसके अंदर बेसिकली 4 टाइप ऑफ लॉज है: क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिकली एक लॉ नहीं है, बट ये एक सर्टेन ड्यूटीज है जिसके बियॉन्ड कोई भी लॉ नहीं जा सकता है ना। बहुत ही बेसिक, एक फंडामेंटल बेसिकली एक हो गया है लॉ। तो क्रिमिनल लॉ की हम बात करते हैं। क्रिमिनल लॉ में बेसिकली क्या होता है, जो भी क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी होते हैं वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं। इसके अंदर आप देखो, क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद लॉ पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। जो भी लॉज ऑलरेडी बने हुए हैं वो लॉ का अगर वायलेशन होता है तो वो क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और उसके जो रिपरकशंस है वो पनिशमेंट है। तो इसको हम पढ़ते हैं। द क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद लॉज पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग्स एंड पनिशमेंट ऑफ सेम। जो भी लॉ वायलेट करेगा उसको पनिश किया जाएगा, ये क्रिमिनल लॉ के अंदर है। ये सोसाइटी एट लार्ज को एक सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ एक्ट्स बने हुए हैं जो ऑब्लिगेशन जो सबको फॉलो करनी है, वो नहीं करोगे आपको पनिश किया जाएगा, और वो सारी चीज क्रिमिनल लॉ के अंदर दी हुई है। ये बेसिकली 2 एक्ट से गवर्न होता है, मेजर एक्ट्स है। वो कौन कौन से हो गए? इंडियन पीनल कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इंडियन पीनल कोड में क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन दी हुई है, उसकी क्राइम की डेफिनेशन, उसका नेचर और क्या पनिशमेंट है उसकी, वो आईपीसी में दिया हुआ है। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर प्रोसीजर दिया हुआ है एग्जीक्यूट करने का। नाम से क्लियर होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। पढ़ते हैं चलो। द इंडियन पीनल कोड 1860 डिफाइंस द क्राइम, इट्स नेचर एंड पनिशमेंट, वेयरएज द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 डिफाइंस एग्जॉस्टिव प्रोसीजर फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट ऑफ द क्राइम्स। इसके अंदर वो उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। क्रिमिनल लॉ खत्म। अब आता है हम सेकंड है सिविल लॉ। सिविल लॉ बेसिकली क्या है? सिविल लॉ जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के जो लीगल राइट्स है उसको उसके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी मैटर ऑफ डिस्प्यूट है वो जो भी इंडिविजुअल है या जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड है, वो सिविल लॉ के अंदर आता है। The matter of disputes between individuals or organizations are dealt with under civil law. Civil courts enforces the violation of certain rights and obligations through the institution of civil suit. इसको रिस्टोर करने के लिए किसी भी इंसान जिसका सिविल राइट वायलेट हुआ है वो कोर्ट जाएगा। वो एफआईआर वगैरह क्राइम होता है तो आप क्या करते हो? पुलिस के पास जाते हो कि सर मेरे साथ एक क्राइम कंडक्ट हुआ है, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है। वो पूरा का पूरा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और आईपीसी में दिया हुआ है। लेकिन अगर आपका लीगल राइट वायलेट होता है, आप किसी के साथ कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में आते हो, तो उसका जो इंस्टीट्यूशन होगा वो सीधा कोर्ट के थ्रू होगा। वहां आप कोर्ट में जाके आप अपना केस इनिशिएट कर सकते हो। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया है, वो रेंट अगर नहीं दे रहा है तो आपके पास आपका लीगल राइट बनता है उसे रेंट रिकवर करने का। वो अगर घर खाली नहीं कर रहा है तो आपका एक लीगल राइट बनता है उसको घर से निकलवाने का। तो इससे पुलिस डज नॉट कम इनटू द पिक्चर। यहां आप सीधा कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट के पास जाके आप एक एप्लीकेशन फाइल करोगे, केस फाइल करोगे, सिविल केस, और उसका इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रिमिनल, हाँ, क्रिमिनल और सिविल में डिफरेंस क्या है? क्रिमिनल में पनिशमेंट होता है, इसके अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज द मेन फोकस ऑफ कोर्ट। ये दोनों में मेन डिफरेंस हो गया। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स। ये दो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं उन्हीं के राइट वायलेट हुए हैं, किसी तीसरे को या सोसाइटी एट लार्ज से उन चीजों से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए सिविल लॉ के अंदर आ गया है। इसके बाद ये प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ तो हमने कल कर दिया था, इसके नोट्स हैं। ये नोट आप एक बार स्क्रीन पे देख लो, ये आपको नोट डाउन करने हैं। पॉज करके वीडियो आप इसको नोट डाउन कर लेना जिसने भी नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूं, यहां पॉज करके आप नोट कर लेना इसको। इसके 2 रूल है वो मैं भी डिफाइन करता हूं आपको।
अच्छा, थर्ड हमने बात की है कॉमन लॉ की, ये अपना थर्ड हो गया। फर्स्ट हो गया क्रिमिनल, जो कि सोसाइटी एट लार्ज के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वायलेट नहीं कर सकते। सेकंड हो गया सिविल, जो लोगों के लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनता है। इसमें दो लोगों का डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोर्ट चाहता है डिस्प्यूट रिजॉल्व हो, पनिशमेंट नहीं मिलती है। थर्ड आता है कॉमन लॉ। ये क्या होता है? तो बेसिकली जो भी केसेस होते हैं वो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में स्टार्ट होते हैं, वहां से हाई कोर्ट जाते हैं, वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री। सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन देता है तो वो हाईएस्ट ऑर्डर में होते हुए सब पे एप्लीकेबल होता है। ये आर्टिकल 141 ने बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। फॉर एग्जाम्पल हम घर में रहते हैं तो घर में अगर हमारे बड़े भाई ने कोई बात बोल दी तो हमें माननी पड़ती है। अगर पापा ने बात बोल दी तो आपको भी माननी है, आपके बड़े भाई को भी माननी है। दादाजी ने अगर कोई बात बोल दी तो पापा को भी माननी है, भाइयों को भी माननी है। तो वो एक हायरार्की के अंदर हम फैमिली के अंदर भी चीज फॉलो करते हैं ना कि दादाजी ने अगर कोई बात बोल दी तो घर के सारे मेंबर्स को माननी है, वो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाती है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। सेम कंट्री के लिए भी है, एक हायरार्की बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी डिसीजन होता है तो वो आर्टिकल 141 के तहत ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल होता है। अब हम पढ़ते हैं अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ इज कॉमन लॉ। जुडिशियल प्रेसिडेंट मतलब जजमेंट ऑफ कोर्ट, है ना। जुडिशियल प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं, इसका लिटरल मीनिंग हो गया जजमेंट ऑफ कोर्ट। अ जजमेंट ऑफ कोर्ट और केस लॉ इज कॉमन लॉ। अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India। अच्छा, ये इंडिया के अंदर ही एप्लीकेबल होगा, है ना, इंडिया के बाहर एप्लीकेबल नहीं होगा। वो रेफरेंस ले सकते हैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि एक हाई कोर्ट दूसरा हाई कोर्ट का रेफरेंस ले सकता है, पर वो बाइंडिंग इन नेचर नहीं होता। वैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट इंडिया के जुरिसडिक्शन में बाइंडिंग होते हैं, पर बाहर के जो भी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल हो गया, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ श्रीलंका हो गया, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो गया, वहां अगर सिमिलर मैटर आता है या कोई भी केस आता है तो वहां एज अ रेफरेंस यूज किया जा सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीज ऑब्जर्व की है, यहां हो सकता है। बट इंडिया के अंदर वो बाइंडिंग इन नेचर हो गया। और ये एक डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डेसिसिस के प्रिंसिपल के ऊपर एप्लीकेबल है ये कॉमन लॉ। वो क्या बोलता है? The doctrine of stare decisis is the principle supporting common law. It is a Latin phrase that means to stand by which is decided, जो मैंने आपको नोट्स में नोट भी करवाया है, ठीक है। It means to stand by that which is decided. The doctrine of stare decisis reinforces the obligation of courts to follow the same principle or judgment established by the previous decisions while ruling the case where the facts are similar or on all four legs with the earlier decision। तो ये बेसिकली एक जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट डेसिसिस है, ये डॉक्ट्राइन बोलता है कि अगर कोई भी फैक्ट में एग्जैक्ट सिमिलर और आइडेंटिकल केस है और उसके अंदर ऑलरेडी कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है तो वो बाइंडिंग इन नेचर होगा। ऑन ऑल फोर लेग्स मतलब सारे स्क्वायर कवर होने चाहिए, मतलब अगर वो फैक्ट्स को आप एक बॉक्स में रखो तो पूरा का पूरा फिक्स होना चाहिए या पूरा का पूरा सेट होना चाहिए, मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल मैटर होना चाहिए। उसके अलावा अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर वो बाइंडिंग नहीं होगा। फिर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा वो फैसला अलग फैसला होगा, लेकिन अगर सब कुछ एग्जैक्ट आइडेंटिकल है तो वो एप्लीकेबल होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की। ये फोर्थ हो गया, है ना, फोर्थ टाइप ऑफ लॉ। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बेसिकली एक कंसेप्ट है जो बात करता है कि अगर आप किसी भी तरह का कोई फैसला लेते हो या किसी तरह का कोई लॉ बनाते हो तो इसके अंदर बेसिकली दो प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। दोनों प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो नहीं करते हो ना तो वो लॉ या एक्ट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है। और अगर कोई भी लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में है ना तो वो बैड इन द आई ऑफ लॉ हो गया, उसको आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते। पहली चीज क्या है? पहली चीज है नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ। ये भी लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब क्या हो गया? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। और सेकंड हो गया ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब क्या हो गया? हियर द अदर पार्टी और गिव अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। अब इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कोई टीचर आता है प्रिंसिपल के पास, एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और वो टीचर सीधा स्टूडेंट को उठाता है, प्रिंसिपल के पास ले जाता है, बोलता है प्रिंसिपल सर ये लड़का चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। तो क्या प्रिंसिपल को उस स्टूडेंट की बात सुननी चाहिए या सीधा उसको उठा के रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए? अगर उसको बिना सुने सीधा रेस्ट्रिकेट कर दिया तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो गया।
तो कल को वो कहीं हायर अथॉरिटी के पास जाएगा ना और वो सीधा बोलेगा कि सर मुझे तो बिना सुने ही रेस्टिकेट कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास से रिकवर हुआ है, कोई चिटिंग या चिट मिली है, उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है, वो कुछ भी हायर अथॉरिटी नहीं सुनेगी। वो सीधा ये बोलेगी कि यार इसने आपने इसको सुनने की एक अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। सेकंड जो लैटिन फ्रेज है नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ, इसका मतलब क्या हो गया? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। इसके अंदर इसका क्या मतलब है? अगर किसी टीचर का दूसरे टीचर से डिस्प्यूट हो गया और दूसरा टीचर जाता है प्रिंसिपल के पास, और प्रिंसिपल अगर जिससे डिस्प्यूट हुआ है उसी को बोल दे कि अच्छा ठीक है सर आप इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए, अगर आपको गलत लगता है तो आप मुझे बताइए, क्या वो फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा। उसका खुद का केस है तो वो क्यों करेगा? वो तो अपने ही फेवर में चीजें देगा। तो ये बेसिकली दो प्रिंसिपल्स है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वापस इसको। Natural justice, being known as jus neural, deals with certain fundamental principles of justice. ये fundamental principles of justice की बात करता है। Going beyond the written law, लिखा हुआ कुछ भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भी अगर ये चीज लिखी हुई है कि आप अगर किसी को मर्डर करते हुए पकड़ो तो उसको सीधा फांसी पे लटका दो, तो वो भी चैलेंज किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। कि अगर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में ये लिखा हुआ है कि आप उसको बिना सुने उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, तो वो चीज इवन इफ इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज बैड इन द आई ऑफ लॉ। ये सिंपल सी चीज है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये दो जो नेचुरल जस्टिस के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, इनके बियॉन्ड तो रिटन लॉ भी नहीं जा सकता है, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। ठीक है। द नेचुरल जस्टिस ऑफन नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स विद सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द रिटन लॉ। फर्स्ट क्या हो गया? बोलो बोलो। नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ। नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ। इसका लिटिल मीनिंग क्या हो गया? बिल्कुल, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन केस। कोई भी खुद के मैटर में खुद जज नहीं कर सकता। उसका सिंपल रीजन है वो बायस्ड होगा, 100% होगा। कैसे नहीं होगा? उसके खुद के अगेंस्ट में ही केस है, तो कैसे अनबायस्ड होकर फैसला लेगा? इतना हम कोई राम राज्य में नहीं रह रहे हैं ना, तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि वो खुद की चीजों को फेयरली जज करेगा। तो पहला फ्रेंड ये हो गया, पहला प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस का, एंड इट्स रूल अगेंस्ट प्रिजुडिस। सेकेंड वन इज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। क्या है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसका मतलब क्या हो गया? हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, कि उसको फेयर हियरिंग को दो। अ फेयर हियरिंग का मतलब क्या हो गया? उसको एटलीस्ट एक बोलने का मौका दो। कल को पता पड़ता है कि कोई स्टूडेंट गया हुआ है दिल्ली घूमने, पीछे कंप्लेन होती है कि सर वो तो चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया। यहाँ प्रिंसिपल एक लेटर भेजता है कि आप कल के कल सुबह 10 बजे मेरे प्रिंसिपल ऑफिस में प्रेजेंट रहो, नहीं तो मैं आपके अगेंस्ट कोई एक्शन लूंगा और आपको रेस्टिकेट करूंगा। क्या ये एक फेयर हियरिंग की अपॉर्चुनिटी हुई? क्योंकि उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। वो दिल्ली से आएगा कैसे? उसको बोलो सर एटलीस्ट मुझे एक वीक का टाइम तो दो ताकि मैं अपना केस भी प्रिपेयर कर सकूं। जस्ट एक मेयर फॉर्मेलिटी कर दिया आपने, तो कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में दिया हुआ है, इसको एक अपॉर्चुनिटी दे दो, चलो एक फॉर्मेलिटी कर देते। तो वो भी नहीं होता है, फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। A judgment can override or alter a common law, but it cannot override or change the statute. इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी जजमेंट है वो एक कॉमन लॉ के बियॉन्ड तो जा सकता है। कॉमन लॉ के बियॉन्ड मतलब क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट को वो बाइंडिंग इन नेचर है, बट अगर वहां से आप फॉलो नहीं भी करते हो, बट वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कई बार होता है ना, फैक्ट्स अलग होते हैं, तो आप उसके बियॉन्ड भी जाके आप अपना अप्लाई कर सकते हो दिमाग और एक फैसला दे सकते हो, बट प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बियॉन्ड वो चीज जा ही नहीं सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्या पढ़ लिया हमने? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉ। लाइट चली गई? अच्छा, इसके नोट्स ये मैंने आपको ऑलरेडी आप नोट कर लेना, ठीक है, वीडियो लेक्चर से। नेमो जुडेक्स इन कासा सुआ, इसका मतलब ये रहा
ऑर्डिनल पार्टम, इसका मतलब ये रहा, और नीचे मैंने लिखा जजमेंट कैन ओवरराइड द कॉमन लॉ बट कैन नेवर ओवरराइड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। पीएनजे मतलब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। हमने लॉ बना दिया, कहां से आया ये बात कर ली, कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है ये बात कर ली, बट उसको जब तक प्रॉपरली हम इन्फोर्स ही नहीं करेंगे तो उस लॉ का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें हम लोग कर दें बट अगर उसका इन्फोर्समेंट ही प्रॉपर नहीं हुआ तो वो किसी भी तरह का मतलब नहीं रह जाता है उस लॉ का। यही चीज इसमें बोली गई है कि इन्फोर्समेंट होना चाहिए। वो कैसे होता है, क्या होता है, वो चलो पढ़ते हैं। आफ्टर अ लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट इट हैज टू बी इन्फोर्स्ड। ठीक है, आफ्टर लॉ इज पार्लियामेंट, लॉ पार्लियामेंट में पास भी हो गया, अब इसको इन्फोर्स भी करना पड़ेगा हमें। वो कौन करता है? somebody should monitor whether the law is being followed. This is the job of executive. जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है उसका काम होता है कि उस लॉ को जो पार्लियामेंट ने बनाया है, पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाने का, जुडिशरी का काम है उसको इंप्लीमेंट करवाने का, या फिर उसके अंदर कोई डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व करने का। ठीक है, बट उसका प्रॉपर इंप्लीमेंट एनफोर्समेंट होगा वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हमने पढ़ा ही है, तो तीसरा पिलर है ये, डिपेंडिंग ऑन वेदर अ लॉ इज सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसको एनफोर्स करेगी। एनफोर्सिंग अथॉरिटी अगर सेंट्रल लॉ है तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट है। फॉर दिस पर्पज गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। सारी चीजें सारे लोग तो नहीं कर सकते, है ना। आज अगर गवर्नमेंट बनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी सरकार है, उसके अंदर ये तो है नहीं कि सबको सब कुछ दे दिया, तो उसको हमने क्या किया, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई वित्त मंत्रालय वो फाइनेंसेस से लेके जो भी मैटर्स हैं वो आप देखोगे, है ना। होम मिनिस्ट्री, इंटरनल जो सिक्योरिटी है, पुलिस प्रशासन, उसकी एक अलग हमने मिनिस्ट्री बना दी, वो आप देखोगे। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अंदर जो भी, क्योंकि भारत एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड कंट्री है तो उसमें भी कई चीजें होती है, तो उसके लिए अलग, तो हमने अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी, वो मिनिस्ट्रीज मॉनिटर करती है। फिर उसके अंदर भी प्रॉपर एक हायरार्की हमने बना दी है। सम ऑफ द पर्पज पॉपुलर ministries are Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Home Affairs, Ministry of Law and Justice। ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है जो एक पोर्टफोलियो में होती है गवर्नमेंट के। These ministries are headed by ministers and run by the officials of Indian administrative and other services। यूपीएससी का एग्जाम देखा आप लोगों ने, सुना है यूपीएससी का एग्जाम? उससे क्या होता है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब क्या है? सिविल सर्वेंट। तो ये बेसिकली जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनी हुई है ना, उनके अंदर जो अलग अलग मिनिस्टर्स है, उनकी जो टीम है वो ये सब टीम है। जिसने आईएएस क्लियर कर दिया वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में चला गया, वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। जिसने आईपीएस क्लियर किया वो पुलिस सर्विसेज में चला गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आ गया। आईएफएस फॉरेन सर्विसेज, तो वो फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर चला गया। ये वहां का वर्कफोर्स है, वो यूपीएससी के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। यही तो बोला गया है। The government of India exercises its executive authority through number of government ministers or department of states. A ministry is composed or of employed officials known as civil servants, जिसको हम बोलते हैं सिविल सर्वेंट्स। वो बेसिकली वर्कफोर्स हो गया जो यूपीएससी के थ्रू या बाकी जो भी एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गया, उसके थ्रू सिलेक्शन होता है। यूपीएससी सिलेक्शन हुआ तो टॉप मोस्ट ऑफ हायरार्की हो गया, एसएससी सिलेक्शन हो गया तो फिर ऑफिसर लेवल का सिलेक्शन हो गया, बट होते वो इसी हायरार्की के अंदर है और सिलेक्शन का पैटर्न अलग अलग तरीके से होता है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, तो इतने कंफ्यूज मत हो, ठीक है। A minister is composed by the employed officials known as civil servants and is politically accountable through a minister। सबसे बड़ा मिनिस्टर होता है, उसके अंदर ये पूरी वर्कफोर्स होती है। Most major ministries are headed by cabinet ministers who sit in the union council of ministers and typically supported by the team of junior ministers called minister of state। सबसे पहले होता है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अंदर होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अंदर आ गया मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके अंदर आ गया फिर ये सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इनकम टैक्स एक्ट, ये सबसे पहले बताओ सेंट्रल टैक्स है या स्टेट टैक्स है? सेंट्रल टैक्स, बिल्कुल। इंप्लीमेंटेड एंड एनफोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तो आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये टैक्सेशन का पार्ट है, और ये इसके अंदर जो सब पार्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंदर आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर फिर ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आता है, उसके अंडर इनकम टैक्स एक्ट आता है। इस तरह से एक हायरार्की बनी हुई है।
मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हो जाएगा सब ठीक। अच्छा, ये चलो इसका इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ का मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, ये आप लोग अपने वीडियो लेक्चर में आराम से नोट कर लेना। इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इट इज अ जॉब ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। सेंट्रल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट हो गया। मिनिस्ट्री कैबिनेट मिनिस्टर हेड होता है, जूनियर मिनिस्टर होते हैं जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं, और उसके बाद सिविल सर्वेंट आ गया। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वहां से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसका इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, सबसे पहले आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये मिनिस्ट्रीज का आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूं, आप लोग पढ़ गए ना, कोई भी कंफ्यूजन हो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहां से स्विच करता हूं सीधा लास्ट टॉपिक पे, जो कि आपका हायरार्की ऑफ कोर्ट्स रहेगा। हमने लॉ बना दिया, उसका इंप्लीमेंट भी हो गया, अब उसको मॉनिटर कौन करता है, वो करता है कोर्ट। तो हम लोग उस टॉपिक पे स्विच हो रहे हैं। इसके अंदर कुछ नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, और ये आपको रटना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत रटाफिकेशन अब सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कई आपके फाइनल्स और सीए इंटरमीडिएट में भी सब्जेक्ट आएंगे जो आपको रटने ही पड़ेंगे, और कोई चारा है ही नहीं आपके पास। तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक जो आपको मगअप करना पड़ेगा, है ना, पढ़ना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया की बात करता है। बहुत आप वन लाइन में आप समझ जाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। हम लोग वापस इसको रिवाइज करेंगे, मैं यही हूँ, कोई कंफ्यूजन है नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर लूंगा, बट एक बार आप खुद ट्राई करो आपको कितना समझ आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये डिपार्टमेंट्स है, इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज हो गया। उसके बाद सेकंड आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन है कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, बैंक्रप्सी कोड हो गया, इनको मॉनिटर करने का। ये जो भी एक्ट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर आते हैं। या अगर आपको कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाके वहां पे फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस तरह से उसको डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद आपका आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बेसिकली जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मॉनिटर करने के लिए बनी हुई है। इसके बेसिकली ये 5 सब पार्ट हो गए। बॉर्डर मैनेजमेंट, जो कि बॉर्डर ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी है वो, इंटरनल सिक्योरिटी, पुलिस हो गई, सीआरपीएफ हो गई, सीएपीएफ हो गई वो। उसका डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया था, उसके बाद 370 जब धारा हटी है उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया, और यूनियन टेरिटरी क्या होती है, वो डायरेक्ट सेंट्रल के अंडर आती है। तो इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया स्मूदर फंक्शनिंग के लिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, टेबुलर फॉर्म में है, आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम क्या है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो मैनेजमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स में काम करती है। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, कोई भी नया बिल है उसकी ड्राफ्टिंग, उसका प्रेजेंटेशन, वो सारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है। और जो इसका सबसे इट इज हेडेड बाय द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लॉ एंड जस्टिस के 3 पार्ट हो गए, लीगल अफेयर्स, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। एक पार्ट आ गया सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंडिया की शेयर मार्केट को और कमोडिटी मार्केट क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उसको मॉनिटर करती है कि किसी भी तरह का इसमें कोई मैनिपुलेशन करके पब्लिक एट लार्ज को बेवकूफ ना बना दे। उस तरह का होता है तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है, और वो पूरा मिनिस्ट्री सेबी मॉनिटर करता है। स्टैब्लिश्ड ऑन 12 अप्रैल 1988, और इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दी थी 30 जनवरी 1992 को। उससे पहले इसका स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं थी, उसका कुछ पावर्स हैं इसके पास, कंपनी को बंद करवाना या किसी कंपनी के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना, पहले सर मॉनिटर कर रही थी, उसके बाद उसको कुछ पावर्स भी दिए हैं। बोला। नेक्स्ट आ गया आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये इंडियन बैंक्स को रेगुलेट करता है। कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रूपी कितना प्रिंट होगा, कितना मार्केट में आएगा, वो सारा काम इसके पास है। नोट, मुद्रा, वो सारी चीज प्रिंट करना, मिंट ऑफ इंडियन करेंसी, ये सारा इसके पास है। और इंसॉल्वेंट बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी वो अगर खुद को इंसॉल्वेंट घोषित कर देती है तो उसका पूरा का पूरा मॉनिटर ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। इसमें उसको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है।
इसका एग्जाम्पल हो गया सहारा इंडिया, सुना है आपने सहारा इंडिया? सहारा कंपनी थी, वो बैंकक्रप्ट हो गई थी, तो उसने भी फाइल इसी में किया था कि भाई हमारे पास, अच्छा बैंकक्रप्ट कोई कब होता है? लिक्विड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दिवालिया घोषित होना, उसकी जो लाइबिलिटीज है वो एसेट से ज्यादा हो जाती है एंड ही इज फेल्ड टू रीपे इट्स डेट, तब वो बोलता है भाई पैसे ही नहीं है मेरे पास, कहां से लूं, मैं तो दिवालिया हो गया। सो दिस इज हाउ बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया कम्स इनटू द पिक्चर। कोई कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो जाती है तो आईबीबीआई पिक्चर में आता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है भाई, किसी की तरह का कोई डिस्प्यूट होता है उसको रिजॉल्व कौन करेगा? जो सिटीजन्स या सिटीजन और स्टेट के बीच में है, वो उसमें फिर जुडिशियल सिस्टम काम में आता है। वेयर देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स और बिटवीन सिटीजन एंड गवर्नमेंट, या तो लोगों के बीच में या लोगों और गवर्नमेंट के बीच में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? रिजॉल्व बाय द जुडिशरी। जुडिशरी के अंदर सारे ही कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। द फंक्शंस, मेन फंक्शंस क्या है? द फंक्शन ऑफ इंडियन जुडिशरी सिस्टम आर, पहला है रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट्स एंड कोड। लेजिस्लेचर का काम है एक्ट बनाना, बट उसको रेगुलेट करना या उसको इंटरप्रेट करना ये कोर्ट का काम है कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है इसको मैं अपने हिसाब से इंटरप्रेट करूंगा और फिर अप्लाई करूंगा। सेकंड इसका काम हो गया डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, और तीसरा हो गया प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजंस ऑफ द लैंड। फंक्शंस क्या है, चलो मुझे बोल के बताओ, पहला क्या है? सेकंड, थर्ड, बस तीन ये काम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रेगुलेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड एक्ट्स एंड कोड, सेकंड डिस्प्यूट रिजॉल्व करना, और थर्ड है प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजंस ऑफ द लैंड। अब इसकी हायरार्की है, इसकी भी एक हायरार्की बनी हुई है, एक चेन बना हुआ है। सीधा यूं नहीं है कि मुंह उठा के आप चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो भी जा सकते हो आप। आर्टिकल 32 में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हो व्हेन देयर इज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। बाकी अब डायरेक्ट यूं नहीं है कि कोई आपका मकान खाली नहीं कर रहा है, चलो मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके इधर केस फाइल कर दूंगा कि सर ये मेरा मकान नहीं खाली कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट सीधा वापस भेज देगा आपको। एक हायरार्की बनी हुई है, एक चैनल बना हुआ है, उस चैनल के थ्रू ही हम लोग जाते हैं। इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स द सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप, सुप्रीम कोर्ट फॉलोड बाय द हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद आता है हाई कोर्ट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कॉमन लॉ के अंदर, वो सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे एप्लीकेबल है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इट्स फाइनल वर्ड ऑफ ऑन द मैटर। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई मैटर पे अपना वर्ड दे देता है तो उसको फाइनल वर्ड माना जाता है, इसीलिए उसको लॉ माना है हमने। अगर फाइनल वर्ड नहीं होता उसको लॉ का दर्जा नहीं देते हम लोग, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी, एपेक्स मतलब topmost, supreme, apex body of the judiciary. It was established on 26th of January 1950. The Chief Justice of India is the highest authority appointed under Article 126. 126 के तहत Chief Justice of India का अपॉइंटमेंट होता है। करंट कौन है? करंट CJI। नोट करो, होमवर्क है तुम्हारा। करंट, इससे पहले, उससे पहले, ये तीन, दो फॉर्मर चीफ जस्टिस और करंट चीफ जस्टिस के बारे में आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। ये भी होमवर्क है आपका, नोट करो, मैं भी नोट कर लेता हूं यहां। चलो ये आप लोग वीडियो में नोट कर लेना। सर आए नहीं है ना अभी तक मैथ्स वाले? ये आप स्ट्रक्चर नोट कर लेना, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम। पर्पस मैंने बता दिया, यहाँ डिस्प्यूट भी बता दिया मैंने, डिस्प्यूट सिटीजन, इसके फंक्शंस है रेगुलेट करना, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रमोशन, और ये इसकी टेबल है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये फिर सुप्रीम कोर्ट के बारे में, एपेक्स बॉडी ऑफ जुडिशरी एस्टैब्लिश्ड इन 26 जनवरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाईएस्ट अथॉरिटी। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं।
द प्रिंसिपल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब सुप्रीम कोर्ट बना था ना, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ 6 जजेस और थे, टोटल 7 थे उस टाइम, ठीक है, 1 + 6, और करंटली है 34। एक और होमवर्क नोट करो, आप लोग को पता है जोधपुर के 2 जजेस है जो सुप्रीम कोर्ट में करंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज है, वो 2 के भी नाम आप मुझे कल बताओगे, नोट करो। एक फन फैक्ट बताता हूं, दोनों के सामने मैं अपीयर हो रखा हूं हाई कोर्ट, यहां पे सुप्रीम कोर्ट तो नहीं गया, यहां पे अपीयर हो रखा हूं। वो लोग अभी ही एलिवेट हुए थे, तो वो आप मुझे बताओगे कौन है वो 2। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एन इंडिविजुअल कैन सीक रिलीफ इन द सुप्रीम कोर्ट बाय फाइलिंग अ रिट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32। उसका सेकंड आ गया आपका हाई कोर्ट। द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी किसमें? स्टेट में। एक स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी है या कोई अपील है, वो आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। राजस्थान हाई कोर्ट की 2 बेंचेस हैं, जोधपुर में, जोधपुर इज द प्रिंसिपल बेंच, और एक जयपुर में, तो जो वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। 214 ने बोला है, ऐसे तो किसी को सपना आया नहीं होगा कि एक ही हाई कोर्ट होना चाहिए एक ही स्टेट में, एक ही, ये आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया हुआ है कि एक हाई कोर्ट तो होना ही चाहिए एक स्टेट में, जो वहां के मैटर्स को डील कर सके। द हाई कोर्ट हैज एपेलेंट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन एंड सुपरवाइजरी। इसके पास भी 3 जुरिसडिक्शन है। एपेलेंट, नीचे से कोर्ट से जो ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील कर सकते हो। ओरिजिनल, कुछ चीजों में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट को अपील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके फंडामेंटल राइट्स, रिट पिटिशन जो आप आर्टिकल 226 में फाइल कर सकते हो। और तीसरा है सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन, जो ट्रायल कोर्ट में एज अ सुपरवाइजर जुरिसडिक्शन है, जो सुपरवाइज कर सकता है कि नीचे के कोर्ट सही काम कर रहे हैं या नहीं। ये 3 इसके पास है। इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट्स, करंटली 25 हाई कोर्ट्स है, जिसके अंदर 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड 1 फॉर ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। 6 स्टेट शेयर अ सिंगल हाई कोर्ट। 6 स्टेट ऐसे हैं जो हाई कोर्ट को शेयर करते हैं, जिसके अंदर 4 अलग हो गए, 2 अलग हो गए। पंजाब और हरियाणा का एक ही हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। क्यों? उनका क्या हुआ? एक ही कैपिटल है, इसीलिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के अंदर 4 स्टेट्स हैं, उनका भी एक ही हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ऑफ असम। एक फन फैक्ट और बताता हूं, जो करंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज हैं, जिनका आप मेरे को नाम बताने वाले हो, इनका पहले प्रमोशन हाई कोर्ट ऑफ असम में हुआ था एज अ चीफ जस्टिस ऑफ असम हाई कोर्ट। जोधपुर हाई कोर्ट से वहां गए, वहां से दिल्ली गए सुप्रीम कोर्ट में। द हाईएस्ट कोर्ट, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट, स्टैब्लिश्ड ऑन 2 जुलाई 1862। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट सेम है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है ना, कोई भी पॉपुलेशन, कोई भी सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है, तो उस एरिया को डिवाइड करके मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बोल दिया है। फॉर एग्जांपल, फलोदी इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, फलोदी के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो फलोदी का जो डिस्ट्रिक्ट जज है और जोधपुर के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट के अंदर बैठता है जो डिस्ट्रिक्ट जज है, दोनों सेम है। बट वहां पे चूंकि आबादी 10 लाख से ज्यादा है, द पॉपुलेशन इज मोर देन 10 लाख, वहां पे मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बोला जाता है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है। दिस इज द डिफरेंस, बाकी सब सेम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या है? बिलो द हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज डील विद सिविल मैटर्स। अच्छा, इसमें 2 टाइप के कोर्ट्स हो गया, एक तो सिविल कोर्ट और एक कोर्ट ऑफ सेशंस। क्योंकि सिविल कोर्ट के नीचे का कोर्ट होता है, उसी के अंदर क्रिमिनल और सिविल आता है, उसके ऊपर तो सेम हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 2 कोर्ट बने हैं। एक तो कोर्ट ऑफ सेशंस हो गया जो सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई करता है, और एक सिविल कोर्ट हो गया। क्यों? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉज, क्रिमिनल लॉ एज वेल एज सिविल लॉ। सिविल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप सिविल कोर्ट में जाते हो। वो कौन सा हो गया? फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपको घर से बेदखल करना है या फिर किसी की कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करना है, तो आप सिविल कोर्ट में जाओगे। है तो वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लेवल तो उसका यही है, बट वो सिविल कोर्ट होगा। और दूसरा है, किसी ने आपके अगेंस्ट में कोई क्राइम किया है, आपने पुलिस में FIR लॉन्च करवाई है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर वो क्रिमिनल कोर्ट का काम है सुनना, तो वो कोर्ट ऑफ सेशंस हो गया। 2 कोर्ट हो गए। बिलो द हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज
deals with civil matters, contractual disputes, claim of damages. The court of sessions deal with criminal matters. अंडर पेक्यूनरी, अच्छा पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन मतलब पैसों के मैटर का जो जुरिसडिक्शन है उसके अंदर सिविल जज कैन ट्राई अ सूट वैल्यूइंग नॉट मोर देन 2 करोड़. सिविल जज है उसके पास पावर है 2 करोड़ तक के मैटर सुनने का, उससे ऊपर कोई भी मैटर है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज सुनेगा. डिस्ट्रिक्ट जज का जो असिस्टेंट है मतलब जो उनसे जो हायरार्की के अंदर लोअर जज है सिविल जज, वो 2 करोड़ के मैटर तक सुनेगा सिविल कोर्ट में, बट उसी में उसके ऊपर 2 करोड़ से अबाउट सीधा डिस्ट्रिक्ट जज के पास जा सकते हो आप. मेट्रोपॉलिटन jurisdiction mean the power of control. Court get territorial jurisdiction based on the areas covered by them. Cases are decided based on local limits within which the parties reside or the property under dispute is situated. अगर आप फलोदी में रह रहे हो तो फलोदी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करोगे, ये तो है नहीं आप जोधपुर जाओगे, जयपुर जाओगे, उदयपुर जाओगे. वैसे ही जैसे हर एक डिस्ट्रिक्ट जुरिसडिक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है तो उसी तरह से ये चीज रन करते हैं. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट सेम है. मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट डिफाइन कर सकता है कि भाई 10 करोड़ से 10 लाख से ऊपर की आबादी है, इसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बना दो, और इसके अंदर चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास सेम एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर है. वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ का डिस्ट्रिक्ट जज और वहां का जो मेट्रोपॉलिटन जज है पावर सेम है दोनों की, बट नाम अलग अलग हो गया. क्यों? क्योंकि उस कोर्ट का नाम ही अलग अलग हो गया. तो ये आपका हो गया, हाँ ये चैप्टर खत्म. ये इसके नोट्स हैं, ये आप एक बार नोट डाउन कर लेना वीडियो से. कल हम क्या करेंगे, कल हम सबसे पहले मैं आपके नोट्स चेक करूंगा, किसी के भी चेक कर सकता हूं. नोट्स मुझे कंप्लीट चाहिए, नहीं तो फिर आपको पता पड़ेगा उसके क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं. सेकंड चीज, कल मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूंगा. संडे मिलेगा आपको, चैप्टर को रिवाइज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना. मंडे हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे उसका. ठीक है, ये आप नोट कर लो. ये मैं ऑलरेडी वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, नोट कर लेना. और इसी के साथ हम लोग क्लास आज खत्म करते हैं.